वेलकम टू माय चैनल। 31 जुलाई लास्ट डेट होता है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए इंडिया में। एंड आप जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने इनकम टैक्स बचा सकते हैं या तो उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं एंड आपका बहुत सारा पैसा बच पाएगा टैक्स के फॉर्म में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने इनकम टैक्स को सेव कर सकते हैं अलग अलग सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं कुल आपको 15 अलग अलग सेक्शन बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हो। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं इनकम टैक्स स्लैब को। तो इस वक्त इंडिया में दो टाइप के इनकम टैक्स स्लैब अवेलेबल है। एक को बोलते हैं ओल्ड डिजाइन, एक हो गया न्यू डिजाइन जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था। तो न्यू डिजाइन को बेसिकली उनके लिए डिजाइन किया गया है जो कि अपना टैक्स को सेव करना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपको अपना टैक्स सेव करना है तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, तभी आप अपने टैक्स को बचा सकते थे। बट न्यू डिजाइन के अंदर आप अपना टैक्स को सेव भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका इनकम 15 लाख से कम हो बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनका खर्चा ज्यादा है। तो वहां पे कुछ लोगों का पहले नुकसान हो जाता था, तो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लेके आई है, तो उसको हम पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है वो एग्जिस्टिंग डिजाइन बोल सकते हैं, तो ओल्ड डिजाइन बोल सकते हैं। एंड ये जो लास्ट कॉलम है वो न्यू डिजाइन है। तो दोनों में फर्क बेसिकली ये है, जो स्लैब रेट है वो अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला 2.5 लाख से 3 लाख या तो 3 से 5 लाख के लिए 5% है पहले केस में, एंड दूसरे केस में भी 5% है। एंड यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाता है 12,500 रुपए का अंडर 87A। तो रिबेट क्या होता है, बेसिकली अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए तक का है तो आपको बेसिकली कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 2.5 लाख से 5 लाख यानी कि वो 2.5 लाख रुपए हुआ, एंड 2.5 लाख का 5% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो होता है 12,500 रुपीज। तो यहाँ पे आपको 12,500 का रिबेट भी मिलता है, तो आपका बेसिकली टैक्सेबल इनकम 0 हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको चेंजेस सेकेंड स्टेप से मिलेगा। दोनों केसेस में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपका इनकम 5 से 7.5 लाख का है तो ओल्ड केस में आपको 20% इनकम टैक्स पे करना था, न्यू केस में सिर्फ 10% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। एंड 7.5 से 10 लाख इनकम के लिए आपको 20% पे करना है, एंड यहाँ पे आपको सिर्फ 15% पे करना पड़ेगा। तो अगर आपका इनकम 10 to 12.5 लाख के बीच में आता है तो 30% टैक्सेबल हो जाता है। एट द सेम टाइम न्यू केस में सिर्फ 20% होता है। एंड उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे 30% है एंड यहाँ पे सिर्फ 25% है। तो अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं एंड कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है तो आप अपने टैक्स की फाइलिंग न्यू डिजाइन के अंडर करें, ना कि ओल्ड डिजाइन के अंदर। तो ये है पहला टेक्निक्स टैक्स को सेव करने का। एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तब हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे कवर कर सकते हैं कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करके अपनी टैक्स को सेव कर सकते हो। सो बेसिकली ये सारे अलग अलग सेक्शन है, टोटल यहाँ पे 15 सेक्शंस है जिसके अंदर आप अपनी इनकम टैक्स को बचा सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम सारी सेक्शन को डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से 80C। तो अंडर 80C आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपीज का आपके इनकम से। तो यहाँ पे सपोज अगर आपका टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपीज है एंड अपने 1.5 लाख रुपीज ऐसे किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया जो कि 80C के लिए क्वालिफाई होता है, तो आपका इनकम 10.5 लाख रुपीज माना जाएगा एंड आपका टैक्स 10.5 लाख रुपीज के ऊपर लगेगा, ना कि पूरे 12 लाख के ऊपर। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 45,000 रुपीज का टैक्स के फॉर्म में सेव होने वाला है, प्लस आप इन्वेस्टमेंट करोगे उससे आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अंडर 80C? तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ELSS में, जो कि एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है। एंड दूसरा जैसे यूलिप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, टैक्स सेविंग FD में पैसा डाल सकते हो, NPS में पैसा डाल सकते हो, PPF में डाल सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डाल सकते हो, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डाल सकते हो, या तो फिर आप LIC की प्रीमियम भी पे कर सकते हो। तो अगर आप ये सब प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने टोटल इनकम से डायरेक्ट 1.5 लाख रुपया डिडक्ट कर सकते हो।
तो 80C के अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस आते हैं, जैसा कि 80CCC। तो यहाँ पे अगर आप लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान लेते हैं एंड वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे भी आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है 80CCD1। यहाँ पे अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे अगेन आपको 1.5 लाख का फायदा मिलेगा। वहां पे आप अपनी इनकम से 1.5 लाख रुपए डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। उसके बाद आता है 80CCD1B। तो यहाँ पे अगेन आपको एनपीएस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 50,000 का एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। तो सपोज अगर आपने 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस स्कीम में डाला एंड 50,000 रुपए एनपीएस में डाला तो आपको टोटल 2 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यानी कि अगर आपका इनकम 10 लाख के ऊपर है तो आपको 60,000 का टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। 60,000 आप इनकम टैक्स के फॉर्म में सेव कर लोगे। तो ध्यान रखें, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा फायदे वाला सिचुएशन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको 1.5 लाख के बजाय 2 लाख का बेनिफिट मिल सकता है। एंड यहाँ पे अब आता है 80CCD2। तो यहाँ पे अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है एंड आपका एम्प्लॉयर भी एनपीएस में अगर कंट्रीब्यूट करता है तो आपका जो सैलरी प्लस डीए है उसका 10% भी आप डिडक्ट कर सकते हो, उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। एंड यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हो 80C के अंदर मैं जो आपको प्रोडक्ट बताया था वहां पे रिस्क कैसा है, रिटर्न कैसा है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखें। अब हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं सेक्शन 80TTA। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर वहां पे अप टू 10,000 पर एनम आप अपने इनकम से डिडक्ट कर सकते हो। सपोज आपने एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है एसबीआई में, सेविंग बैंक अकाउंट, एंड वहां पे आपको 15,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला एक साल में आपका सेविंग्स के ऊपर। तो वहां पे आप 10,000 रुपया के ऊपर टैक्स बचा सकते हो। 5,000 रुपया के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, पर 10,000 को आप अपनी टोटल इनकम से माइनस कर सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन 80GG। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो एंड आप रेंट पे करने लग रहे हो बट एट द सेम टाइम आप सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं हो, तो आपको HRA जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है कंपनी की तरफ से, अगर आपको वो नहीं मिल रहा है एंड आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप 80GG के अंदर अपना पैसा को बचा सकते हो अगर आप रेंटेड घर पे रहने लग रहे हो। तो यहाँ पे आप जितना रेंट पे करते हो उतना पूरा का पूरा आपको अलाउड नहीं है डिडक्ट करना। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, उसमें से जो लोवेस्ट अमाउंट आएगा वो आप डिडक्ट कर सकते हो। जैसे कि पहला कंडीशन है कि 5,000 रुपीज इंटू 12 मंथ्स यानी कि 60,000 रुपीज अगर वो अमाउंट पहले लिया जाएगा। दूसरा अमाउंट लिया जाएगा 25% ऑफ योर इनकम। एंड यहाँ इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो 25% आपका इनकम लेंगे। सपोज अगर आपका इनकम साल का 5 लाख रुपए था तो उसका 25% हो गया 1,25,000 रुपीज। एंड थर्ड केस हो गया एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर इनकम। सपोज आप महीना का 10,000 रुपया रेंट पे करते थे तो पूरा साल में आपने 1,20,000 रुपया रेंट पे किया एंड आपका इनकम था 5 लाख रुपीज एंड वहां से 10% लोगे तो वो हो गया 50,000 रुपीज। तो 1,20,000 माइनस 50,000 करोगे तो आ गया 70,000। तो यहाँ पे आप तीनों फिगर को कंपेयर करो, 60,000, 1,25,000 एंड 70,000। तो यहाँ पे लिस्ट अमाउंट 60,000 आता है। तो 60,000 रुपीज आप अपने इनकम से डिडक्ट कर सकते हो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो एंड आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तब। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 80E, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आपने अपनी पढ़ाई के लिए या तो अगर आपके बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए या तो आपकी स्पाउस की पढ़ाई के लिए अगर आपने कोई भी एजुकेशन लोन लिया हुआ था एंड उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट पे करते हो उसको आप डिडक्ट कर सकते हो अपने टोटल इनकम से। एंड यहाँ पे कोई भी अपर लिमिट नहीं है, जितना एक्चुअल अमाउंट है आप पूरा का पूरा डिडक्ट कर सकते हो, उसका पूरा का पूरा फायदा आप उठा सकते हो। नेक्स्ट हम कवर कर लेते हैं सेक्शन 80EE, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इसका फायदा सब लोग उठा पाएंगे। अगर किसी ने होम लोन लिया था FY 2016 एंड 17 के बीच में और वो लोन अमाउंट 35 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं था एंड जो घर परचेज किया था वो 50 लाख के अंदर का था, तब उनको ये फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, घर का जो परचेज था वो 2016 एंड 17 के बीच में हुआ था, घर का जो प्राइस है वो 50 लाख से कम था एंड लोन का अमाउंट 35 लाख से कम था, तब आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आप अपने टोटल इनकम से 50,000 रुपीज माइनस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बजट 2019 में सेक्शन EEA आया था
जहां पर अगर आपने 2019 एंड 20 के बीच में घर खरीदा है तो आप अपने टोटल इनकम से 1.5 लाख रुपीस माइनस कर सकते हो। नेक्स्ट हम कवर कर लेते हैं सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस। तो यहाँ पर अगर आपने अपनी मेडिकल इंश्योरेंस कराई है या तो अपने बच्चों की कराई है या तो फिर अपने स्पाउस की कराई है तो आप अपनी इनकम से 25,000 रुपीज माइनस कर सकते हो। एंड अगर आपने अपनी पेरेंट्स की भी इंश्योरेंस करा रखी है तब आप अपनी इनकम से एडिशनल 25,000 रुपीज और माइनस कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन में काउंट होते हैं तो आप 50,000 रुपीज डिडक्ट कर सकते हो अपने टोटल इनकम से। एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप भी सीनियर सिटीजन हो एंड आपके पेरेंट्स भी अभी है तो आप अपने टोटल इनकम से 1 लाख रुपीज तक माइनस कर सकते हो। इसके अलावा आप एडिशनल 5,000 रुपीज और डिडक्ट कर सकते हो अगर आपने किसी भी प्रकार का प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया है तो मेरी राय में मेडिकल इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी अच्छा मिलता है। तो अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रखी है तो जरूर कराएं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 80DD डिसेबल्ड डिपेंडेंट। तो अगर आपका कोई ऐसा डिपेंडेंट है जो कि डिसेबल्ड है यानी कि उनको चलने फिरने में तकलीफ है, काम नहीं कर पाते हैं, कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम है उनको, एंड उसके लिए आपका कुछ एक्सपेंडिचर आता है या तो उनको सपोर्ट करने के लिए या तो उनके नर्सिंग के फैसिलिटी के लिए, इस टाइप का अगर खर्चा कुछ भी आता है तो उसके ऊपर भी आप अपने इनकम टैक्स से थोड़ा सा डिडक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर डिसेबिलिटी 40 to 80% है तो आपको 75,000 रुपीज अलाउड है अपने इनकम से डिडक्ट करना। एंड अगर डिसेबिलिटी 80% से या तो उससे ज्यादा है तो आप 1,25,000 रुपीज अपने इनकम से डिडक्ट कर सकते हो। बट इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा डॉक्टर का। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छा फैसिलिटी है ताकि फैमिलीज नर्सिंग को अफोर्ड कर सके या तो उनका ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा करा सके। इसके बाद आता है सेक्शन 80DDB मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो अगर आपकी उम्र 60 ईयर से कम है एंड अपने साल में कुछ भी मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर किया है या तो आप बीमार पड़ गए या तो आपका तबीयत खराब हो गई या तो कुछ छोटा मोटा सर्जरी हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप साल का 40,000 रुपीज तक डिडक्ट कर सकते हो अपने टोटल इनकम से। एंड उसी प्रकार अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप साल का 1 लाख रुपीज तक डिडक्ट कर सकते हो अपने टोटल इनकम से अगर आपने कुछ भी खर्चा इनकर किया है अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए। उसी प्रकार अगर सपोज आपके पास ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस भी है एंड अपने मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर भी किया है तो मेडिकल इंश्योरेंस जितना कवर करेगी उतना आप डिडक्ट नहीं कर पाओगे, बाकी का अमाउंट आप डिडक्ट कर पाओगे। सपोज आपने साल का 50,000 रुपया इनकर किया मेडिकल एक्सपेंसेस एंड मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी उसमें से 30,000 का आपको बेनिफिट दी, सिर्फ बाकी का 20,000 का बेनिफिट नहीं दी, तो वो 20,000 रुपए आप अपने टोटल इनकम से डिडक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है सेक्शन 80U फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर किसी इंडिविजुअल को किसी भी प्रकार का फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो अपने इनकम से 75,000 रुपीज डिडक्ट कर सकता है टोटल इनकम से। एंड अगर किसी भी इंडिविजुअल को डिसेबिलिटी ज्यादा है तो वो अप टू 1,25,000 रुपीज डिडक्ट कर सकता है अपने टोटल इनकम से। उसके बाद आता है सेक्शन 80G डोनेशन। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट को डोनेट किया है तो वहां पे आप 100% डोनेशन का अमाउंट अपने इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं एंड किसी किसी केसेस में 50% तक आप अपने टोटल इनकम से वो डोनेशन अमाउंट को डिडक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन से आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे डोनेट करते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा एंड अगर आप नीचे दिए गए ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करते हो तो आपको 50% का बेनिफिट मिलेगा। एंड यहाँ पे बस अब 2 पॉइंट और रह गए हैं। अब आता है सेक्शन 80GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन करते हो तो वो आप अपने टोटल इनकम से डिडक्ट कर सकते हो। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है। एंड लास्ट पॉइंट आता है सेक्शन 80RRB रॉयल्टी ऑफ अ पेटेंट। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे ज्यादा लोग इसके लिए क्वालिफाई होंगे, बट यहाँ पे अगर आपने किसी भी प्रकार का पेटेंट फाइल किया है इंडिया में एंड अगर आपको उसका रॉयल्टी आता है तो आपको साल का अप टू 3 लाख रुपीज का बेनिफिट मिल सकता है। अप टू 3 लाख रुपीज रॉयल्टी अमाउंट से आप डिडक्ट कर सकते हो अपने टोटल इनकम से। सपोज आपको 5 लाख का रॉयल्टी मिला एक साल में तो आप उसमें से 3 लाख तक डिडक्ट कर सकते हो, 2 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड अब लास्ट पॉइंट है सेक्शन 80TTB जो कि ईयर 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम को आप अपने टोटल इनकम से डिडक्ट कर सकते हो अप टू 50,000 रुपीज।
तो पहले मैंने आपको बोला था कि अप टू 10,000 रुपीज आप डिडक्ट कर सकते हो, वो सबके लिए अवेलेबल है, बट सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 50,000 अवेलेबल है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो एंड आपको इंटरेस्ट मिलता है अपने डिपॉजिट्स के ऊपर, तो 50,000 रुपीज आप अपने टोटल इनकम से माइनस कर सकते हो। तो ये टोटल समरी है, आप देख सकते हो। एंड मैंने इस डॉक्यूमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अपने कंफर्ट में एंड अपना टैक्स को ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हो। तो आशा करता हूँ मेरी आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ पे आप अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हो, कैसे बचा सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी एंड आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को भी कृपा करके दबा देना। चलिए चलता हूँ, दोबारा मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय।